आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 5.1 को। मेरे दोस्त, प्रश्नावली 5.1 जो है ना, बहुत इजी एक्सरसाइज है और इससे पहले एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाए थे, शायद आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखे होंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 को बहुत ही अच्छे तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते रहे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। देखो मेरे दोस्त, इसको क्या करना है, कौन सत्य और कौन असत्य तो बताना ही है, साथ में इसका कारण भी देना है कि आखिर क्यों सत्य है, आखिर क्यों असत्य है, यह भी बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल गलत है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं, भिन्न भिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसका कारण हो गया। चलो इसको हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है। देखो यही तो है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो बोलेंगे असत्य। इसका कारण भी देना है तो लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। हो गया, ठीक है। तो इसका कारण भी देना जरूरी है, ओके। अब बोला है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। बिल्कुल गलत है। दो बिंदु, मान लो कि एक यहां बिंदु और एक यहां बिंदु, इससे सिर्फ एक ही तो जाती है, असंख्य थोड़ी जाएगी। बिल्कुल गलत बोला है, तो बोलेंगे असत्य। एक बिंदु से हो सकती है लेकिन दो बिंदु से नहीं, तो बोलेंगे असत्य। क्योंकि क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींचा जा सकता है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखो एक शांत रेखा है, ठीक है, शांत मतलब स्थिर। शांत रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है क्या? बिल्कुल सत्य बोला गया है, क्योंकि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये सत्य है। क्या है? सत्य है, क्योंकि एक शांत रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से
अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी। बिल्कुल, दो वृत्त जब बराबर ही होगी तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या तो सेम ही होगा, तो बोलेंगे सत्य। सत्य, क्योंकि क्योंकि यदि दो वृत्त क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर भी होंगे। तो क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होंगे, क्षेत्रफल भी बराबर होंगे और त्रिज्या भी। ठीक है, अगला, ये देखो यहां पर आकृति दिया गया है। यदि ए बी बराबर पी क्यू, ये जो ए बी है ये पी क्यू के इक्वल है, तो पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। देखो ये वाला चीज इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, इन तीनों आपस में इक्वल है। अब पूछा जा रहा है क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, तो बोलेंगे सत्य। ठीक है, क्यों, अपने यूक्लिड अभिगृहित के अनुसार भी बता सकते हो कि एक ही वस्तु के बराबर हो तो दूसरे बराबर भी होते हैं। ठीक है, यूक्लिड अभिगृहित क्या कहता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, मतलब वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के सब बराबर हो तो एक दूसरे को सभी वस्तुएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको लिख देते हैं, क्योंकि विकिल्ड के अभिगृहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम दो देखते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। देखो कुछ नहीं है, आपको सीधा बात है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, लंब रेखाएं किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं, आपको बताना है। और नहीं, एक बात बताते हैं, यदि आप नहीं याद करोगे तो आपके एग्जाम में पक्का ऐसा परिभाषा ही पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्त इसको सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखा तो सबको साइन खींचने तो आ रहा होगा, समांतर रेखा सबको खींचने आता है ना, तो फिगर से ही परिभाषा बन जाएगा इसका। समांतर रेखा कहता है कि दो सीधी रेखा जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। लिखेंगे दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ
न हो उसे समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है। दूसरा लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, देखो लंब रेखाएं का परिभाषा होता है कि दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो उसे लंब रेखा कहते हैं। लिख देते हैं इसका कि दो रेखाएं में से यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे लंब रेखाएं कहलाती है। ठीक है। अगला है रेखाखंड। रेखाखंड का परिभाषा होता है कि वह सीधी रेखाएं जिनके दोनों सिरों पर बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड बोलते हैं। वह सीधी रेखा जिनके दोनों सिरे बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक है। अगला है वृत्त की त्रिज्या। इसका परिभाषा होता है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अब एक लास्ट है वर्ग का परिभाषा होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है। याद रहेगा। तो ये सब परिभाषा था। ठीक है। ये सब परिभाषा था जो कि आपको याद करना जरूरी है। आपके एग्जाम में इन सब का परिभाषा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। एक यहाँ है और एक नीचे है। पहला है कि दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। अब देखो तो दो भिन्न बिंदु है A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है।
ठीक है, ए और बी के बीच स्थित होता है। तो क्या ये अभिधारणा जो है ये सत्य है, ये अभिधारणा जो है सत्य है, परिभाषित है? इस पर आपको विचार करना है। तो देखो याद रखिएगा, जो बिंदु सी होता है ए और बी के मध्य स्थित होना चाहिए। और ये क्या बोला है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ये क्या बोला है, ए और बी के बीच स्थित होता है, यानी बीच में ही आ रहा है, यानी मध्य में ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, यानी जो बात लिखा गया है वो सत्य लिखा गया है क्या, ये हमें बताना है। बात तो सही कहा है लेकिन जो लिखने का तरीका है गलत है। तो हम कहेंगे ऐसे कि जो दिया गया अभिधारणा है ये कोई अपरिभाषित शब्द है। कई जो इसमें शब्द लिखे गए हैं जैसे बीच में स्थित है, ये सब जो स्टेटमेंट दिया गया है ये अपरिभाषित है, मतलब सही नहीं है। इसको कैसे लिखना चाहिए था, इस चीज को लिखना चाहिए था कि बिंदु जो सी है, जो बिंदु सी है बिंदु ए और बी के मध्य स्थित है। यदि ऐसे लिखता तब ये स्टेटमेंट जो दिया गया नीचे ये सही होता। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सुधारेंगे, लिखेंगे दी गई दोनों क्या, अभी दो अभिधारणा है ना, तो दोनों थोड़ी सी गलत है। हम चेक करेंगे दूसरा भी, दूसरा में क्या लिखा गया है। यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं पर प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। देखो सीधा सी बात है कि ये भी जो लिखा गया है भी गलत है। ये सारे जो यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब देखो तो यहाँ पर कुछ अलग ही कर दिया। अब एक ही बिंदु, एक ही रेखा पर ए और बी की बात कर रहा था, बीच में सी ला रहा था। आपकी बार इस बार क्या कर रहा है, कोई स्थित नहीं है। तो कुल मिलाकर जो स्टेटमेंट है पूरा गलत है। तो हम लिख देंगे सीधा जो दिया गया दोनों अभिधारणा है, ठीक है, दोनों अभिधारणा क्या है, गलत है। दोनों अभिधारणाओं में कई शब्द अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ठीक है, इसको कैसे, इस कंडीशन को कैसे लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था कि बिंदु सी जो है, बिंदु सी का बिंदुओं ए और बी के मध्य स्थित होना, ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, समझ में आया, ये तो बात हो गया। अब इस कंडीशन को ये बोला गया है कि क्या इन अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी जो अभिधारणा है बोलेंगे कि ये भी क्या है, यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा, तो बोलेंगे नहीं, यह अभिधारणाएं, ये अभिधारणाएं विरोधी है, विरोधी है। ठीक है, बोला है कि यहां कम से कम एक ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो बिल्कुल बोलेंगे नहीं, यह अभिधारणाएं विरोधी है। अब बोला है कि क्या इन अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, क्या इन अभिधारणाओं से कुछ प्राप्त होती है, तो बोल देंगे नहीं। ठीक है, बस यही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन में कुछ लॉजिक नहीं है, बस आपसे देखो क्या कहा गया था, ये क्वेश्चन दे दिया गया था, अब आपको इसको सही करना है। मतलब बोला कि ये स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, ये चीज हम लिख रहे हैं, क्या इसको आप सही मानते हो नहीं मानते हो, तो सही से लिखा ही नहीं तो मानेंगे कैसे। तो बस आपको इतना कर देना है। एक कभी आपके एग्जाम में आता नहीं है, बस आपको माइंड को विकसित करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से। यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी और बी सी बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम आकृति खींचते हैं। एक ए है और एक बी है।
जिसमें बिंदु सी बीच में है। ठीक है, आपको इसमें जो दिया रहता है ना, जब भी आपको कुछ प्रूफ करना होता है, सिद्ध करना होता है, तो आपको जो दिया रहता है उससे लिख लो। क्या दिया है कि AC और BC बराबर है, लिखेंगे दिया है कि AC बराबर है BC के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। ठीक है, तो अब देखो तो हम चलेंगे यहां पर। क्या आपको दिया है AC बराबर BC, ये आपको पहले से दिया गया है, और हमें प्रूव करना है कि AC बराबर 1/2 AB होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां से कि दोनों तरफ AC जोड़ देते हैं। देखो, इसमें भी प्लस AC जोड़ दिए और इसमें भी प्लस AC जोड़ दिए। अब आपको सर कैसे आप जोड़ सकते हो, तो देखो मैथ का रूल होता है कि दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते हो। सेम चीज, AC यहाँ जोड़े, AC यहाँ भी जोड़ देंगे। यदि आपको माइनस करना होता तो इधर भी दोनों माइनस कर देते, गुना करना होता तो गुना भी कर सकते थे, भाग करना होता तो भाग भी कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते हो, ये रूल होता है। यहाँ पर लिख देते हैं ताकि याद रहेगा आपको। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। यदि दोनों तरफ पहले से बराबर है, अब बराबर में बराबर ही सब दोनों तरफ जोड़ दिया जाएगा तो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसे भूलना नहीं है। AC AC कितना हो गया, 2AC। आखिर कहोगे सर क्यों जोड़ रहे हो आप, तो देखो प्रूफ करने वाले में आपको थोड़ा सा माइंड ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, माइंड अलग से लगाना पड़ता है। हम देखेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, कैसे हो जाए। हमने देखा कि दोनों तरफ AC AC जोड़ देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। देखो ना कैसे, AC AC 2AC। अब ये देखो यहां से ध्यान देना, यहां पर BC प्लस AC, देखो तो ये यहां से यहां तक BC है, BC, और यहां से लेकर AC है। यानी पूरा जब कंप्लीट लेंगे तो क्या बनेगा, AC। बात को समझे, देखो BC प्लस AC क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, देखो AC अब प्लस BC, यहां से लेकर AC और यहां से लेकर BC, दोनों चीज ना लिख करके हम एक ही बार ए बी लिख देंगे तो दोनों क्या होगा, आ जाएगा। तो AC प्लस BC क्या बनेगा, AB बनेगा। ठीक है, कंप्लीट लाइन। तो हमने BC प्लस AC के बदले AB लिख लिया। अब देखो AC में 2 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो 1/2 AB हो जाएगा। और यही प्रूफ करना था जो कि हम लोग का हो गया। तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं 5 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अब ये देखो 5 है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, जो कि हमने भी पढ़ा। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। देखो बोला है कि सिद्ध करना है कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हमने भी तो पढ़ा है ना कि देखो यहाँ पर आपको हमने पढ़ाया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ C ही एक ही मध्य बिंदु होता है। अब आपको क्या करना है कि प्रूफ करना है कि हाँ एक ही मध्य बिंदु होता है। तो कैसे प्रूफ होगा, इस पर एक और बिंदु लेकर के। ठीक है, 2 बिंदु लेंगे, लास्ट में अपने आप एक ही प्रूफ हो जाएगा। अब इसको बताते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं जिसका नाम A और एक B। हम तो जानते हैं कि इसमें एक ही मध्य बिंदु होता है C, लेकिन हमें प्रूफ करना है तो एक और बिंदु लेंगे D। अब 2 ले लिए और इनसे क्या करेंगे, एक प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लिखेंगे माना AB के 2 मध्य बिंदु C और D है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है ना, इसको हमने प्रूव किया है कि जो C है
जो सी है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये तो सबको पता है। तो यहां से क्या करेंगे, ए सी बराबर, अभी हमने प्रूफ किया था ना क्वेश्चन नंबर 4 में कि जब ए बी का ए सी एक मध्य बिंदु होता है, तो हमने प्रूफ किया ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। हम यहाँ भी लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब डी भी है मध्य बिंदु, तो लिखेंगे डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो ए से डी जाएगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा वहीं ए बी तरफ 1/2 ए बी। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। इसमें क्या है कि दोनों राइट साइड दोनों क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे ए सी बराबर ए डी। ए सी और ए डी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो देखो तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी एक ही बिंदु पर आएंगे। तो लास्ट में लिखेंगे अतः सी और डी क्या है, संपाती बिंदु है, मतलब एक ही बिंदु है, संपाती बिंदु है। तो बोल देंगे कि रेखाखंड ए बी का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु है, एक ही मध्य बिंदु है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 5 कंप्लीट होता है। अब हम 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि आकृति 5.10 में यदि ए सी बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी। बहुत ईजी है, पहले आपको जो दिया है ना उसे लिख लो। क्या दिया है कि ए सी जो है ये बी डी के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ए सी में से बी डी को क्या करेंगे, देखो तो ए सी बी डी के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, यहां से देख रहे हैं कि ए बी सी डी के इक्वल करना है, ए बी सी डी के इक्वल करना है। तो हम क्या करते हैं, जो बी सी है ना दोनों तरफ माइनस कर देते हैं, दोनों तरफ बी सी माइनस करते हैं। आपको पता नहीं चल रहा होगा, आपको अगर सर आपको कैसे पता, देखो बार बार क्वेश्चन को करोगे ना अपने आप ये सारी चीजें समझ में आने लगती है। तो अभी आपका स्टार्टिंग है, सब समझ में आएगा। हमने बी सी कैसे किया, तो देखो इसको दोनों में जब माइनस कर देंगे तो फिर हमारा हो जाएगा इक्वल, ये दोनों चीज। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ बी सी माइनस कर दिया। आप दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हो, जो आपको प्रूफ करना है ऐसा लो कि दोनों तरफ प्रूफ हो जाए, ऐसा चीज रखो कि दोनों तरफ आ जाए, हमारा काम ही बन जाए। ठीक है, हमने यहां पर शर्त लिखेंगे कि यदि वही चीज, यदि बराबरों बराबरों में से घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी, देखो तो ए सी माइनस बी सी, ये पूरा क्या बनेगा, ए सी बराबर, ये देखो बी डी और बी सी, यानी पूरा क्या बनेगा, बी डी। देखो यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये सब बहुत छोटी बात थी। ठीक है, तो 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम 7 को देखेंगे। ये बोला है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि अब प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो क्या है ना कि ये जो पांचवा जो हमारा यूक्लिड अभिगृहित दिया गया है वो क्या है, एक पूर्ण अपने भाग से क्या होता है कि बड़ा होता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो होता है, जैसे मान लो कि हम एक ये ले लिए गोला, ठीक है, एक पूर्ण हो गया।
अब इसका दो अलग अलग भाग बनाएंगे, इस तरह का अलग अलग दो भाग में कट करके बनाएंगे, तो क्या होगा, इनसे कभी भी बड़ा ही होगा, इनसे क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो वही बोला जाता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। जैसे मान लो कि आपके पापा हैं और आप हैं, तो पापा से ही आप बने हैं, पापा मम्मी से ही बने हैं, लेकिन आप कितना भी बड़े हो जाएंगे लेकिन पापा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सार्वभौमिक सत्य है कि जो पूर्ण होता है अपने आप में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो चलो 7 कंप्लीट होता है, बहुत ही इजी था। इसमें जो क्वेश्चन था ना, आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में आ सकते हैं। 2 और 4 और 5 ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम 5.2 में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।